प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी गरीबी से इतना तबाह हो गया था कि लोग लकड़ी जलाने की बजाय पैसा जला रहे थे और सिर्फ 6 साल बाद इसी देश ने यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना खड़ी कर ली। कैसे? जब जर्मनी दिवालिया हो गया था तब हिटलर को अरबों डॉलर किसने दिए? और सबसे जरूरी बात यह, गुप्त वित्तीय चाल एक टाइम बम में कैसे बदल गई जिसने दुनिया को एक नए युद्ध की ओर धकेल दिया। 1923 में जर्मनी में अत्यधिक मुद्रास्फीति ने मुद्रा को नष्ट कर दिया। एक रोटी की कीमत 200 अरब मार्क थी, जिससे परिवारों को लकड़ी जलाने के बजाय गर्मी के लिए नकदी जलानी पड़ी। 1929 में महामंदी आई, बैंक दिवालिया हो गए और कारखाने बंद हो गए। 1933 तक जर्मनी में बेरोजगारी 60 लाख या कार्यबल के 30% तक पहुंच गई। भूख से त्रस्त नागरिक सड़कों पर घूम रहे थे। यह आर्थिक रूप से तबाह जर्मनी था जो जनवरी 1933 में सत्ता संभालने के बाद एडोल्फ हिटलर को विरासत में मिला था। 1939 में तेजी से आगे बढ़ते हुए तस्वीर बिल्कुल अलग है। जर्मनी ने 30 लाख सैनिकों, 3000 टैंकों और 4000 विमानों वाली अपनी सेना के साथ पोलैंड पर आक्रमण किया, यूरोप की सबसे उन्नत सेना सा। सिर्फ 6 सालों में इस दिवालिया राष्ट्र ने दुनिया की सबसे जबरदस्त युद्ध मशीन बना ली। इसका समाधान एक काल्पनिक कंपनी, एक वित्तीय प्रतिभा और एक राष्ट्रीय स्तर की पूंजी योजना MIF एक गुप्त बैंकिंग प्रणाली थी जिसने नाजी पुनःशस्त्रीकरण को दुनिया से छिपाते हुए वित्तपोषित किया। 1939 तक इन बिलों का भुगतान जरूरी था, लेकिन जर्मनी के पास इन्हें चुकाने के लिए धन की कमी थी। 1939 में जर्मनी खुद को एक संकटपूर्ण स्थिति में पाया, जहां आर्थिक पतन आसन्न था और हिटलर युद्ध को ही एकमात्र समाधान बता रहा था। यह केवल विचारधारा का मामला नहीं था, यह एक वित्तीय छलावा था जिसे टिके रहने के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता थी, और इस प्रक्रिया में द्वितीय विश्व युद्ध को वित्तपोषित किया जा रहा था। उस समय के एक शीर्ष जर्मन अर्थशास्त्री के रूप में आपके सामने एक कठिन निर्णय यह आया होगा, बोले और संभवतः अपनी जान गंवा दें या चुप रहकर तबाही को घटते हुए देखें। यह केवल काल्पनिक नहीं था, वास्तविक लोगों को इन विकल्पों से जूझने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस चर्चा के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सभी विकल्प प्रतिकूल क्यों थे। यदि आप विचारोत्तेजक इतिहास से मोहित हैं तो अभी सदस्यता लें। आइए उन आपदाओं की पड़ताल से शुरुआत करें जिन्होंने इस दुर्दशा का आधार तैयार की। हाँ, जर्मनी की हताशा को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 2 महत्वपूर्ण घटनाओं पर गौर करना होगा। पहली, 1923 की विनाशकारी अतिमुद्रास्फीति, जब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 4 ट्रिलियन मार्क के बराबर थी। 1920 के दशक के जर्मनी में सुबह के वेतन में तेजी से हो रही कमी के कारण मजदूरों ने प्रतिदिन दोगुने भुगतान की वकालत की। एक बार दोपहर के भोजन के समय और दूसरी बार शिफ्ट के अंत में भोजनालयों ने भोजन के बीच में ही अपने दाम बढ़ा दिए, जिससे वेटरों को बार बार मेजों पर चढ़कर बदले हुए मेनू की घोषणा करनी पड़ी। दीर्घकालिक जीवन बीमा पॉलिसियां न्यूनतम या शून्य मूल्य लौटा रही थीं। यह कोई आर्थिक संकट नहीं था, यह जर्मन मध्यम वर्ग के लिए एक आर्थिक तबाही थी। एक ही रात में बचत, पेंशन और निवेश को नष्ट कर देना। मुद्रा स्थिरीकरण और जीवन के सामान्य होने के साथ जर्मनी धीरे धीरे उबर गया। हालांकि 1929 में महामंदी शुरू हो गई, जिसके बाद अमेरिकी बैंकों ने अपने ऋण वापस मांग लिए, जिससे जर्मन व्यवसाय ध्वस्त हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। 1932 तक 60 लाख जर्मन बेरोजगार थे, जो कुल कार्यबल का 30% था। हताश परिवार होन ने भोजन खरीदने के लिए अपने फर्नीचर की सड़क पर नीलामी का सहारा लिया, जबकि इंजीनियरों और शिक्षकों जैसे पेशेवरों ने शारीरिक श्रम की नौकरियों के लिए भीख मांगी। लगातार राजनीतिक हिंसा के
बीच वाइमर सरकार गतिहीन हो गई। 1930 के दशक में कम्युनिस्टों और नाजियों के बीच सड़कों पर हुए संघर्षों ने शहरों को युद्ध क्षेत्र जैसा बना दिया था। जर्मनी सिर्फ 14 सालों में 2 बार आर्थिक रूप से तबाह हो गया था, जिसके कारण जनवरी 1933 में हिटलर सत्ता में आया। हिटलर ने जर्मन वर्चस्व को बहाल करने, सेना का पुनर्निर्माण करने और वर्साय को चुनौती देने का वचन दिया था। हालांकि जर्मनी दिवालिया हो चुका था और वर्साय की संधि में अधिकतम 100,000 सैनिकों की ही अनुमति थी। टैंक, विमान, पनडुब्बी या भारी तोपखाने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जर्मनी के पास इन सैन्य संपत्तियों के निर्माण के लिए धन की कम ही थी। गुप्त रूप से और बिना किसी संदेह के फिर से हथियारबंद होने के लिए हिटलर को एक तेज दिमाग वाले अर्थशास्त्री की जरूरत थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चमत्कार कर सके। पूर्णविराम 1923 में मुद्रा आयुक्त के रूप में शक्त ने भूमि द्वारा समर्थित एक नई मुद्रा को लागू करके अति मुद्रास्फीति को रोका, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता बहाल हुई और एक वित्तीय जादूगर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। 17 मार्च 1933 को हिटलर ने उन्हें जर्मनी के केंद्रीय बैंक रीत्सबैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। अगस्त 1934 में वे अर्थशास्त्र मंत्री बने। शाक का मिशन व्यापक पुनःशस्त्रीकरण आना को गुप्त रूप से वित्त पोषित करना, मुद्रास्फीति से बचना और जर्मनी के कार्यों के बारे में गोपनीयता बनाए रखना। शाक एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार थे। हिटलर की चुनौती जर्मनी को टैंक, विमान, जहाज और हथियार बनाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए इस्पात उद्योगों, हथियार निर्माताओं और रासायनिक संयंत्रों को भुगतान करना आवश्यक था। यदि रीत्सबैंक इन भुगतानों के लिए धन छापता है तो 2 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, मुद्रास्फीति फिर से बढ़ जाती है। दूसरा, ये लेन देन सार्वजनिक हो जाते हैं, जिससे विदेशी सरकारों को जर्मनी के पुनःशस्त्रीकरण के बारे में इसके तैयार होने से पहले ही पता चल जाता है। हिटलर को अज्ञात धन की आवश्यकता थी, ऐसा धन जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा न दे और आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज न हो। शाक ने 1934 में एक गुप्त कंपनी स्थापित करके इस धन की योजना बनाई। मेटलर्जिकल रिसर्च कंसोर्टियम, जिसे संक्षेप में मीफो कहा जाता है, एक छद्म सीमित देयता कंपनी है। इसमें 4 प्रमुख जर्मन निगम शामिल हैं: सीमेंस, क्रुप, राइन मेटल और गुटेहोफनंगशूटे। कागज पर यह एक शोध संघ है जिसका कुल पूंजीकरण 10 लाख रीचमार्क है। संक्षेप में मीफो निष्क्रिय है। यह आधिकारिक दस्तावेजों और एक बैंक खाते के साथ एक मुखौटा के रूप में कार्य करता है। हालांकि मीफो अब तक के सबसे बड़े पुनःशस्त्रीकरण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धोखाधड़ी इस प्रकार सामने आती है। मान लीजिए कि आप 1935 में एक जर्मन हथियार निर्माता हैं। सरकार आपसे 1000 टैंक मांगती है। पूर्णविराम आपको रीचमार्क्स में भुगतान करने के बजाय वे आपको मीफो बिलों से भुगतान करते हैं, जो मूलतः नकली कंपनी मीफो द्वारा जारी किए गए आईएस होते हैं। इन बिलों में 5 वर्षों में राशि चुकाने का वादा किया जाता है। कि आप भुगतान के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने कर्मचारियों के वेतन और स्टील की खरीदारी के लिए तत्काल नकदी के लिए इन मीफो बिलों को एक निजी जर्मन बैंक से बदल लेते हैं। बैंक मीफो नोट होन की जांच करता है, यह जानते हुए कि वे रीत्सबैंक द्वारा गारंटीकृत हैं। उनकी मोचनीयता में आश्वस्त बैंक आपको वास्तविक रीत्समार्क प्रदान करता है, यद्यपि थोड़ी छूट पर आप संतुष्ट हैं। आपको भुगतान किया गया है। यहीं पर चाल सामने आती है। निजी बैंक के पास अब मीफो नोट हैं, जो वे रीत्सबैंक को सौंपते हैं। रीत्सबैंक फिर इन नोटों को धन जारी करने के अपने अधिकार का उपयोग करके नकदी में परिवर्तित करता है
महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लेनदेन आधिकारिक रीत्सबैंक खाता बही में दिखाई नहीं देते हैं। मीफो नोट निजी दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि सरकार या रीत्सबैंक ऋण का संक्षेप में वे एक निजी शोध फर्म के ऋण हैं। परिणामस्वरूप जब विदेशी सरकारें जर्मनी के वित्त की जांच करती हैं तो वे इस बड़े पैमाने पर पुनःशस्त्रीकरण खर्च का पता लगाने में विफल रहती हैं। बाहरी लोगों अनुस्वर को बताए बिना जर्मनी ने पुनःशस्त्रीकरण के अघोषित दायित्वों के माध्यम से अपनी कुल राशि से अधिक ऋण गुप्त रूप से अर्जित कर लिया। इस छिपे हुए निर्माण को तब तक पूरी तरह से समझा नहीं गया जब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1936 तक जर्मनी ने वर्साय संधि द्वारा लगाए गए हर सैन्य प्रतिबंध का खुलेआम उल्लंघन किया था। उनके पास टैंक, विमान, पनडुब्बियां और एक परिष्कृत सेना थी। उल्लंघन की सीमा के बारे में अनुस्वर जागरूकता की कमी के कारण मित्र राष्ट्र हस्तक्षेप करने में विफल रहे। हालांकि एक महत्वपूर्ण विवरण है, एमआईएफओ बांड 5 साल में परिपक्व होने वाले थे। पहला 1934 में जारी किया गया था, वे 1939 में देय होने वाले थे। फिर भी जर्मनी के पास इन दायित्वों को चुकाने के लिए आवश्यक 12 बिलियन रिचमार्क नहीं थे। उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। यहीं पर पोंजी स्कीम की उपमा उपयुक्त लगती है। एक पोंजी स्कीम उच्च रिटर्न का वादा करके और नए निवेशकों से धन का उपयोग करके शुरुआती भुगतान करने के लिए काम करती है। यह तब तक चलता रहता है जब तक नई पूंजी आती रहती है, लेकिन अंततः नए निवेशक खत्म हो जाते हैं, जिससे योजना ध्वस्त हो जाती है और सभी को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह नाजी जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी इसी तरह चलती थी। एमआईएफओ बॉन्ड बाद में भुगतान करने का वादा करते थे, जो एक पूंजी योजना की कार्यप्रणाली को दर्शाता था। अनुमानित आर्थिक विस्तार का उपयोग करके अपने कर्जों को चुकाने के प्रयास में जर्मनी ने 1938 तक खुद को आर्थिक रूप से तनावग्रस्त पाया। पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ बीमार योजना का समाधान ताजा पूंजी थी। जब किसी की अर्थव्यवस्था इसे प्रदान नहीं कर सकती है तो कोई 12 बिलियन रिचमार्क कैसे प्राप्त कर सकता है? सरल इसे किसी और से ले लो। मार्च 1938 में जर्मनी ने अपने सोने के भंडार, विदेशी मुद्रा और औद्योगिक परिसंपत्तियों के साथ ऑस्ट्रिया अनशक्लस पर कब्जा कर लिया। सितंबर 1938 में म्यूनिख समझौते में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया से सुडेटेनल हैंड को जब्त कर लिया। इसके बाद मार्च 1939 में जर्मनी ने अपने सोने के भंडार और उन्नत हथियार कारखाने स्कोडा आर्म्स वर्क्स के साथ चेकोस्लोवाकिया के शेष हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सितंबर 1939 में इतिहासकारों का दावा है कि जर्मनी ने अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कई देशों पर आक्रमण किया। हेजाल्मर शक्त ने 1937 में ही इस संकट का पूर्वानुमान लगा लिया था और हिटलर को बढ़ती अर्थव्यवस्था और असह्य खर्च के बारे में चेतावनी दी थी। उनकी चेतावनियों के बावजूद हिटलर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जनवरी 1939 में पहले मीफ बिलों की समय सीमा से कुछ ही हफ्ते पहले शक्त ने रीत्सबैंक के निदेशक होन की एक तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पुनःशस्त्रीकरण खर्च में भारी कटौती और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक संतुलित बजट की वकालत की गई थी। हिटलर ने 20 जनवरी 1939 को शक्त को रीत्सबैंक के हलंत्यक्ष पद से बर्खास्त करके जवाब दिया। संक्षेप में, शक्त ने आर्थिक मशीन का निर्माण तो किया था, लेकिन उसमें एक टाइम बम भी छिपा दिया था। हिटलर ने इस बम से निपटने के लिए उसे फटने देने के बजाय उसे लगातार ईंधन देकर उसका सामना किया। उसने यह काम ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और अंततः फ्रांस, सोवियत संघ और कई अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करके हासिल किया। यह युद्ध केवल हिटलर की विचारधारा से प्रेरित नहीं था,
बल्कि यह आर्थिक मजबूरी का मामला था। 1939 तक जर्मनी के सामने दो संभावनाएं थीं, आर्थिक गिरावट या विस्तार। हिटलर ने बाद वाले विकल्प को चुना, हालांकि मीफो बिल ही एकमात्र आय स्रोत नहीं थे। नाजी अर्थव्यवस्था के और भी भयावह रास्ते थे। किसी राष्ट्र पर विजय प्राप्त करने के बाद जर्मनी केवल सैन्य शासन स्थापित नहीं करता था, वे उसे व्यवस्थित रूप से लूटते भी थे। इसमें ऋण भंडार, विदेशी मुद्रा, कला, औद्योगिक उपकरण और कच्चा माल शामिल था। फ्रांस में जर्मनी ने कब्जे का खर्च लागू किया, जिससे फ्रांस को उस देश पर कब्जा करने के लिए प्रतिदिन 400 मिलियन फ्रैंक का भुगतान करना पड़ा। अनिवार्य रूप से फ्रांस ने अपनी अधीनता की कीमत खुद चुकाई। सोवियत संघ में जर्मनी का लक्ष्य अपनी युद्ध मशीनों को ईंधन देने के लिए अनाज, तेल और खनिज निकालना था। उनकी आर्थिक व्यवस्था परजीवी प्रकृति की थी। इसके अतिरिक्त दास श्रम एक और पहलू था। यातना शिविरों के कैदियों को जर्मन कारखानों में हथियार बनाने, पुर्जे बनाने और कोयला खनन करने के लिए मजबूर किया जाता था। ईजी फार्बेन, सीमेंस और क्रुप जैसी कंपनियों ने इन शिविरों से दास श्रम का उपयोग किया। कैदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह नए कैदियों को नियुक्त किया जाता था। जी अर्थव्यवस्था केवल लूट से वित्तपोषित नहीं थी, यह दास श्रम पर आधारित थी। यह न केवल अनैतिक है, बल्कि यह नरसंहार के लिए एक आर्थिक ढांचा तैयार करता है। यहाँ एक और धोखा है जो चोरी की सीमा को दर्शाता है। वोक्सवैगन, जिसे लोगों की कार के रूप में विपणन किया गया था, जर्मनों को विश्वास दिलाया गया था कि वे डॉयचे आर्बिट्सफ्रंट के माध्यम से बचत करके एक कार खरीद सकते हैं, नियमित भुगतान करें। पूर्णविराम अंततः अपनी वोक्सवैगन प्राप्त करें। हालांकि जर्मन बचतकर्ताओं से एकत्र किए गए 275 मिलियन रिचमार्क के परिणामस्वरूप पूरे तीसरे रेह के दौरान कोई भी नागरिक वोक्सवैगन वितरित नहीं किया गया। कारखाने को सैन्य उत्पादन के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। वादा की गई लोगों की कार के बजाय उन्होंने कुबेलवागेन, एक सैन्य वाहन का उत्पादन किया। जर्मन बचतकर्ताओं ने अपनी सारी बचत खो दी। शोष आना का एक और उदाहरण यहाँ है। 1920 और 1930 के दशक के प्रारंभ में जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारी मात्रा में ऋण मिला, लेकिन ये ऋण कभी पूरी तरह से चुकाए नहीं गई। ये ऋण कथित तौर पर जर्मनी को वर्साय से मुआवजा चुकाने में मदद करने के लिए थे। जर्मनी ने इस उधारी राशि को स्वीकार किया और उसका उपयोग किया। फिर भी 1933 में मुआवजा देना बंद कर दिया। मुआवजा रोकने के बावजूद हिटलर ने आना की पूंजी अपने पास रखी। परिणामस्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस से उधार ली गई धनराशि का उपयोग जर्मनी ने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने के लिए किया, जिसने अंततः उन्हीं देशों पर आक्रमण किया। जब जर्मनी ने 1940 में फ्रांस पर आक्रमण किया, तो बाद में विची शासन ने ऋण का एक हिस्सा माफ कर दिया। संक्षेप में, जर्मनी को अपने भावी विरोधियों से मुफ्त में धन प्राप्त हुआ। यहूदियों की संपत्ति पर कब्जा करना धन का एक और महत्वपूर्ण स्रोत था। यहूदी व्यवसायों, बैंक खातों, घरों, कलाकृतियों आदि को राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया और शासन को समर्थन देने के लिए बेच दिया गया। यह केवल उत्पीड़न नहीं, अनुस्वर था, बल्कि सरकार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित चोरी थी। नाजी अर्थव्यवस्था का हर पहलू शोषण पर आधारित था। 1939 तक नाजी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एमएफओ बिलों, लूट, जबरन श्रम और डकैती पर चल रही थी। हालांकि यह अस्थिर व्यवस्था पतन के कगार पर थी। एमएफओ बिल देय थे और जर्मनी अन्य देशों को और अधिक लूटे बिना इन दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता था। नाजी जर्मनी का ही अर्थव्यवस्था अत्यधिक विस्तारित थी, जिसके कारण मुद्रास्फीति
और आपूर्ति की कमी हुई शैज द्वारा जारी चेतावनियां सटीक साबित हुईं। हालांकि जर्मनी ने धीमा होने के बजाय संभावित परिणामों के कारण अपनी गति तेज कर दी। आर्थिक पतन, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और यहां तक कि नाजी शासन का पतन भी हिटलर का मार्ग पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर था। यह पहलू अक्सर लोगों को नाजी जर्मन ही के बारे में भ्रमित करता है। युद्ध केवल वैचारिक नहीं था, यह एक आर्थिक आवश्यकता थी। नाजी अर्थव्यवस्था को चलते रहने के लिए विस्तार की आवश्यकता थी। बिना विजय के ही ढह गई। इतिहासकार एडम टूजना हे अपनी पुस्तक विनाश की मजदूरी नाजी अर्थव्यवस्था का निर्माण और पतन में इसका विस्तार से वर्णन किया है। उनका तर्क था कि नाजी जर्मनी अपनी शुरुआत से ही उधार के समय पर जी रहा था। आर्थिक मॉडल के हो खुद को बनाए रखने के लिए निरंतर युद्ध की आवश्यकता थी। जब जर्मनी ने 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो यह केवल लेबेंसराम या नस्लीय विचारधारा के बारे में नहीं था। यह काकेशस से तेल और यूक्रेन से अनाज प्राप्त करने के बारे में था, जो आर्थिक विस्फोट को रोकने के लिए आवश्यक संसाधन थे। संघर्ष और अर्थव्यवस्था आपस में गूंथे हुए थे, क्योंकि 1943 और 1944 में जर्मनी की जमीन खिसकने के साथ ही आर्थिक ढांचा चरमरा गया। अब न लूटपाट थी, न संसाधन, बस बेतहाशा खर्च। नाजी अर्थव्यवस्था एक पूंजी योजना की तरह काम करती थी और अनिवार्य रूप से ऐसी सभी योजनाओं की तरह ढह गई। मैं इस प्रश्न का सारांश देना चाहूंगा, हिटलर के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का वित्त पोषण किसने किया? उसने नहीं किया। मैं स्पष्ट कर दूं, नाजी आर्थिक व्यवस्था 4 मुख्य घटकों पर आधारित थी। पहला, भ्रामक रिकॉर्ड कीपिंग ने जर्मनी को मिफो बिलों के जरिए 12 अरब रिचमार्क के कर्ज को जनता की नजरों से छुपाने की अनुमति दी। इससे गुप्त रूप से पुनःशस्त्रीकरण और युद्ध मशीन का निर्माण संभव हुआ, जबकि दुनिया मानती रही कि जर्मनी अभी भी उबर रहा है। शैच की प्रतिभा भ्रामक धन बनाने में निहित थी, लेकिन यह धन फिर भी कर्ज था और इसे चुकाना ही था। दूसरा, जर्मनी ने विजित क्षेत्रों को लूटकर युद्ध का वित्त पोषण किया। हेलंत्रिया से सोना, चेकोस्लोवाकिया से हथियार कारखाने, फ्रांस से कब्जा भुगतान, सोवियत संघ से अनाज, पोलैंड से श्रम। मूलतः नाजी अर्थव्यवस्था उन संसाधनों पर आधारित थी जिनका उसने शोषण किया था और जिन्हें उसने दूसरों से छीना था। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह निरंतर नए संसाधनों के अधिग्रहण पर निर्भर था। इसमें दास प्रथा, यातना शिविरों के कैदियों, युद्धबंदियों, कब्जे वाले क्षेत्रों से जबरन मजदूरों को काम पर रखना, जिन्हें अक्सर जर्मन कारखानों में मौत के घाट उतार दिया जाता था, और नए देशों पर विजय प्राप्त करने और अधिक दास बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का निर्माण शामिल था। इसकी आर्थिक संरचना नरसंहार से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा इसने बड़े पैमाने पर चोरी का सहारा लिया, यहूदियों की संपत्ति जब्त करना, वर्साय के ऋणों का भुगतान न करना, क्षतिपूर्ति रद्द करना, यहां तक कि वोक्सवैगन घोटाले के जरिए जर्मन बचतकर्ताओं को ठगना। मूलतः नाजी अर्थव्यवस्था का हर पहलू बिना किसी प्रतिपूर्ति के दूसरों से लेना था। इस प्रकार यह तर्क दिया जा सकता है कि नाजी जर्मनी एक पूंजी योजना की तरह काम करता था। संक्षेप में, शुरुआती निवेशकों को बाद के निवेशकों के धन से मुआवजा दिया जाता था, हालांकि ये बाद के निवेशक राष्ट्र थे। पूर्णविराम, विजय के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मिफा बिल 1939 में परिपक्व हो गए, लेकिन जर्मनी के पास उन्हें चुकाने के लिए धन की कमी थी। परिणामस्वरूप उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसकी लूट से फ्रांस में अभियानों का वित्त पोषण हुआ, और फ्रांस से लूट से सोवियत संघ पर आक्रमण का वित्त पोषण हुआ। जब तक जर्मनी ने अपना विस्तार और लूट जारी रखी, तब तक यह योजना व्यवहार्य बनी रही। जर्मनी के विस्तार बाद
न होते ही उसकी व्यवस्था चरमरा गई और युद्ध अपरिहार्य हो गया। 1939 तक हिटलर के सामने दो विकल्प थे, विस्तार या पतन। नाजी अर्थव्यवस्था शांति के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के लिए बनाई गई थी। हिटलर ने इस ही तरह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए धन जुटाया, टूटे वादों, नगण्य धन, चुराए गए संसाधनों और गुलाम श्रम से। नाजी युद्ध मशीन आर्थिक ताकत से नहीं, बल्कि एक ऐसी योजना से प्रेरित थी जिसके तहत पतन को रोकने के लिए निरंतर विजय अभियान जरूरी था। जब विजय अभियान रुका तो अर्थव्यवस्था और शासन दोनों ही नष्ट हो गए। क्या जर्मनी पीछे हटकर एक स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकता था? अपनी अर्थव्यवस्था की निरंतर विस्तार पर निर्भरता को देखते हुए क्या आपको लगता है कि युद्ध अवश्यंभावी था?